हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे कि आप हमें वोट दो, हम 370 और 35 से वापस लाएंगे। लाखों लोग कब्रिस्तानों में चले गए। इसका सहरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब को जाता है। ये पीएसए जिसमें हज़ारों जवान अभी भी लखते जिगर हमारे जेलों में कसम पुरसी की हालत में है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमको कहेगी कि हम बी टीम हैं। जब मुसलमानों को काटा जा रहा था उस टाइम भी एमओएस थे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब। 50-60 करोड़ का घपला है क्रिकेट स्कैम का। इस टाइम बीजेपी की जब अपनी सरकार है, उन्होंने क्यों छोड़ के रखा है आज तक फारूक अब्दुल्ला साहब है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट लेंगे कश्मीरियों से बीजेपी के खिलाफ, तो ये सबसे पहले होंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के पास जाएंगे अपना सपोर्ट लेके कि हम इकट्ठे हुकूमत बनाएं। इंकिशाफ तो रविंद्र रैना ने भी किया जो उमर अब्दुल्ला साहब के पार्टनर हैं। या किसी ने पत्थर मारा, अगर उसको एक बार माफ नहीं किया तो 87 में जिन्होंने लाखों लोगों को कब्रों में पहुंचाया उनको कैसे आप माफ कर सकते? अल्ताफ साहब के सामने, गुलाम हसन मीर साहब के सामने कुक्का परे का बेटा इम्तियाज परे साहब वो खुद कह रहे हैं कि 2009 का जो कुक्का परे का रोल है वो आज अपनी पार्टी के अल्ताफ साहब कर रहे हैं। मैं यकीनन कहता हूं सियासी बंदर जमीन को सरखेज बनाने वाले बड़ा मर्द मुजाहिद सईद अल्लाह बुखारी साहब। देखिए, जहां तक आजकल की सियासत का ताल्लुक है जो मैं देख रहा हूं, आए दिन अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्योंकि उनकी मजबूरियां बन चुकी हैं, क्योंकि उनके जो हमारे इनके जो तर्जुमान हुआ करते थे, अब उन्होंने कुछ लड़कियां रखी हुई हैं लोगों को तजलील करने के लिए, लोगों को पर्सनल अटैक्स करने। हाँ, पार्टी के खिलाफ आप बोल सकते हैं, पार्टी ने जितनी गलतियां की होगी या जो उनका पास्ट रहा होगा उसमें अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो ठीक है। अगर किसी ने कोई गलती की है, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब पीएसए लाया, वो चीज़ें वो तो लोगों को कहना पड़ेगा, हमें तो लोगों को कहना पड़ेगा। अलबत्ता जो ये पर्सनल अटैक्स किसी का नाम लेके, तो मुझे नहीं लगता ये इस महज़िब समाज में ये कहीं शोभा देता है कि ऐसी चीज़ें करें, ऐसे नाम लें। ये गलत बात है और बहसत एक सियासी कारकुन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आसिफ साहब, आपके पार्टी पैटर्न मिस्टर सजाद गनी लॉन साहब अक्सर आज अपने जलसों में बात करते हैं 87 की रिगिंग। सामीन जानना चाहते हैं वो रिगिंग क्या थी और किसने की थी? ये जो 87 की रिगिंग जो है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ शाह जो एमएलए की हैसियत से आए थे, एमएलए कॉन्टेस्ट कर रहे थे फ्रॉम बटा मालू कॉन्स्टिट्यूंसी, और उनके चीफ एजेंट थे यासीन मलिक साहब। तो ये 87 की रिगिंग ही है कि मोहम्मद यूसुफ शाह ने जीता हुआ था और उसके बाद अनाउंस कर दिया गुलाम मोहिद्दीन साहब का। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज का उस दिन का मोहम्मद यूसुफ शाह आज का आपके पास सामने ये है कि आज का सलाहुद्दीन बन गया। और वही चीफ एजेंट यासीन मलिक साहब, जो उसके चीफ एजेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी आइन में, हिंदुस्तान के आइन में यकीन रखते थे उस टाइम, तो वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है 1987 की रिगिंग, जिसकी वजह से यहाँ के कब्रिस्तान भी भर गए, लाखों लोग कब्रिस्तानों में चले गए। इसका सहरा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है, वो फारूक अब्दुल्ला साहब को जाता है, वो उस टाइम की गवर्नमेंट कांग्रेस की थी तो उसको जाता है। उन्होंने मिल बैठ के यहाँ के लोगों को एलिनेट करने की कोशिश की। उनका वो डेमोक्रेसी में जो एक यकीन रखते थे, या डेमोक्रेसी का एक जो उन स्पिरिट था कि नहीं डेमोक्रेसी से हर चीज़ें हल हो जाएंगी, उन्होंने वो स्पेस श्रिंक कर दी। और उस श्रिंकेज की वजह से वो बोटल नेक जो हो गया पैदा उस टाइम, उसकी वजह से आपके सामने है
सलाहुद्दीन, आपके सामने है यासीन मलिक, और आपके सामने है लाखों लोगों की कब्रें, और आपके सामने ये भी है कि ये PSA जिसमें हज़ारों जवान अभी भी लखते जिगर हमारे जेलों में कसम पुरसी की हालत में हैं। यानी कि आप जिम्मेदार ठहराते हो कि उस टाइम के दौर में जो रिगिंग हुई थी, मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजबूर कर दिया। मैं सिर्फ मोहम्मद यूसुफ को सलाहुद्दीन बनाने के लिए नहीं, जो इतने लाखों लोग हैं जो आज भी कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं, किसी ने उस टाइम कोई स्लोगन दिया है, किसी ने उस टाइम कोई पत्थर मारा है, आज उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, आज उनको कोर्टों में घसीटा जा रहा है, आज वो बेचारे वेरिफिकेशन के लिए तरस रहे हैं। कोई जाता बाहर काम करता, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी आप देख रहे हैं कितनी है। अब लोगों का ये था, ये जो बेकार लोग थे, बेकार नौजवान थे हमारे, वो चाहते थे कि हम रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में कहीं बाहर जाएं जहाँ पे एवेन्यूज़ हैं, मगर जब उनकी वेरिफिकेशन की बात आती है, नहीं जी आपने उस दिन 87 में, 96 में, 2004 में, 2008 में ये स्लोगन दिया था, ये पत्थर मारा था, उसकी वजह से उनकी वेरिफिकेशंस नहीं हो रही है, उनको पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा सहरा जो मैं लगाता हूँ, ये सारा सहरा जो है ये फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चढ़ता है। अगर ये बात कहना गुनाह है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आ जाए ना, मगर ये वहाँ से जब ये आते हैं तो तजलील करते हैं, ये जी क्यों कह रहे हैं, ये 87 का नाम क्यों ले रहे हैं, 87 में जो हो गया हो गया। अगर 87 में जो हो गया तो जो 2004, 2008 या जो भी ये लड़के हैं, जो हज़ारों लड़के बंद हैं, उन्होंने भी तो एक गलती की थी, वो आज भी क्यों सज़ा काट रहे हैं, वो आज भी PSA के अंडर क्यों हैं, उनके ट्रायल्स क्यों चल रहे हैं कोर्ट में। मुझे ये बताइए ना, अगर उनकी 87 की गलती माफ़ की जाती है तो इनकी भी, ये जो हमारे आम लोग हैं, हमारे जवान हैं, इनकी भी गलतियां माफ़ कर लो। ये तो ज़रूरी है। अगर इनकी गलतियां आप माफ़ नहीं कर सकते, किसी ने एंटी नेशनल स्लोगन दिया या किसी ने पत्थर मारा, अगर उसको एक बार माफ़ नहीं किया, तो 87 में जिन्होंने लाखों लोगों को कब्रों में पहुंचाया, उनको कैसे आप माफ़ कर सकते से या 370 के हवाले से क्या लाई अमल है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का? देखिए सर, जहाँ तक 35 और 370 का ताल्लुक़ है, हम उमर अब्दुल्ला की तरफ नहीं कहेंगे, जैसे उन्होंने परसों कहा कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो पहले मैं PSA को ख़त्म करूँगा, जो PSA उसके दादा साहब ने लाया। हर एक चीज़ का लॉजिक देना पड़ता है। आप अब लोगों को ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं कहूँगा कि मैं जी अभी इक़्तिदार में हूँ, हमारी UT है, यूनियन टेरिटरी असेंबली, इसमें कहीं है ही नहीं कि हम कोई रेजोल्यूशन ऐसा पास कर लें 370 और 35 से, तो वो हम थ्रू असेंबली दे ही नहीं सकते। हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे कि आप हमें वोट दो, हम 370 और 35 से वापस लाएंगे। हाँ, 370 और 35 ये एक पॉलिटिकल, ये है पॉलिटिकल विल हमारी भी है कि ये बहाल हो जाए, मगर उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार में आपका ये है कि लीगली हम ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम पहले हमारी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट लॉयर जो अपने आज सुप्रीम कोर्ट के हैं, राजीव धवन जी, जो बहुत काबिल, सबसे काबिल लॉयर्स में हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में, हमने उनको हायर किया। वो हमारा केस लड़ रहे हैं 370 और 35A का। हम इसको लीगली भी लड़ेंगे, हम इसको हो सकता है बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया की जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, पार्टीज़ में हैं, उनसे बात करके कोई एक ऐसा निकाल सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा ये कि हमको आप जी पावर में लाओ, हमको जिताओ, हम 370 और 35, ये बिल्कुल सरासर ऐसे धोखा है। कुकपरे का बेटा स्टेज पे अल्ताफ़ साहब की बात करता है और कहता है कि 1996 में मेरे बाप ने इस ज़मीन को ज़रखेज़ करने की कोशिश की और उसी मिशन पर आज अल्ताफ़ बुखारी है। क्या कहेंगे? तो अब मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्ताफ़ साहब के सामने, गुलाम हसन मीर साहब के सामने, कुक्का परे का बेटा इम्तियाज़ परे साहब वो खुद कह रहे हैं कि 2009 का जो कुक्का परे का रोल है वो आज अपनी पार्टी के अल्ताफ़ साहब कर रहे हैं। तो अब मुझे इस पे मुझे नहीं लगता और ज़्यादा टिप्पणी करनी चाहिए। कि इम्तियाज़ साहब ने जो कहा है हम उसी को लेके आगे चलते हैं कि 2019 का अगर कुक्का परे हमारा अल्ताफ़ साहब है तो। अक्सर इल्ज़ाम आते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर कि ये बीजेपी की बी टीम है। इस बी टीम को आप हमें डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, ये इल्ज़ाम लोगों की तरफ से नहीं आ रहा। जो आम लोग हैं उनको पता है कि जो भी
यहाँ पे सियासी जितने भी है, अलबत्ता एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो ये इल्ज़ाम देने वाले हैं वो अक्सर आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पहले ही ए टीम रह चुकी है। आप देखिए उमर अब्दुल्ला साहब, उनका जो सियासी जो कैरियर है, सियासी जो पालन पोषण उनका हुआ, वो किसकी गोद में हुआ? जब वो MOS थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो किस जमात के थे, किस जमात के साथ थे? बीजेपी। उस टाइम भी तो बीजेपी थी। उनका तो ये जो पालन हुआ है, पोषण हुआ है, वो बीजेपी में हुआ है। और वो हमको कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमको कहेगी कि हम बी टीम है, तो ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वही जमात है, जब अभी भी जिंदा है सोज साहब, जब सोज साहब ने वोट डाला बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी की हुकूमत गिरा दी एक वोट से, वो सोज साहब के वोट से बीजेपी की हुकूमत गिरी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP थे उस टाइम। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको पार्टी से निकाल के बाहर का दरवाज़ा दिखाया, आपने क्यों बीजेपी के खिलाफ वोट डाला? तो ये हमें कहेंगे कि हम बीजेपी वाले हैं। आपने तो कुर्बानियाँ दी हैं बीजेपी के लिए। आपने तो, जब गुजरात में मसक्कर चल रहा था, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था, उस टाइम भी MOS थे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब। उन्होंने गवारा नहीं समझा वो इस मिनिस्ट्री से, MOS से ये उसको लात मारते और अपने मुसलमान भाइयों के हक में कम से कम आवाज़ खड़ा करते, मगर वो उस टाइम भी बीजेपी में ही रहे। तो ऐसे लोग अगर हमको बीजेपी वाले ना कहें तो इनकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी। इनका तो एक ही एजेंडा है कि जी सजाद साहब है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप छोड़ दीजिए, जो भी नई तंजीम आएगी, चाहे वो कोई भी हो, ये उनको बीजेपी का टैग लगाएंगे और अपने आप को कहेंगे कि हम जी बीजेपी के साथ नहीं हैं। तो ये आप आम छोटे बच्चे तक को मालूम है इनका। मैं अपने अवाम को सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए वोट आपका हक बनता है, इस बारी आप वोट से पीछे ना रहें, क्योंकि वोट ही हर चीज़ का जवाब है। हर सियासी पार्टी को जो आपने जवाब देना है, सियासी जवाब देना है, वो वोट से। आपके दिल में कितनी भी नफरत हो किसी के खिलाफ, वो काम नहीं करेगी। काम तब कोई चीज़ करेगी जब आप उसके खिलाफ निकलेंगे, उसके खिलाफ वोट कास्ट करेंगे, तब जाके यहाँ पे आप जो तब्दीली ढूंढ रहे हैं वो तब्दीली नज़र आएगी। अगर आज के दौर में आप फिर से एलिनेट हो गए, तो ये बीजेपी या बाकी जो तंजीमें हैं जो कल को उनकी गोद में खेलेंगी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, 50-60 करोड़ का घपला है क्रिकेट स्कैम का, ओपन घपला है। 10-20-30 करोड़ तो उन्हें ऐसे ही निकाले हैं। और मुझे बताइए, आज के दौर में, डिजिटल दौर में, इस टाइम बीजेपी की जब अपनी सरकार है, ये जो ये कुश्ती कर रहे हैं ना आपस में कि NC कह रही है कि मैं बीजेपी के साथ, उन्होंने क्यों छोड़ के रखा है आज तक फारूक अब्दुल्ला साहब को? जब तक कि इनकी कोई डील आपस में है नहीं। क्या आप कहें हमारे खिलाफ, ये इनका पहले से ही है, हम आपके खिलाफ कहेंगे, मगर आखिर पे जैसे PDP ने हुकूमत बनाई लास्ट पे बीजेपी के साथ, वो पहले कह रहे थे कि हम उनको टनल से आगे आने नहीं देंगे, वही कुछ होने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट लेंगे कश्मीरियों से बीजेपी के खिलाफ, और मेरी बात याद रखिए, वैसे आएंगे नहीं क्योंकि लोग समझदार हैं, अगर आए तो ये सबसे पहले होंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह साहब के पास जाएंगे अपना सपोर्ट लेके कि हम इकट्ठे हुकूमत बनाएंगे। यानी आसिफ लोन का ये कहना है कि सारा मैंडेट का खेल है, ये सारा मैंडेट लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जैसे PDP ने ऑलरेडी बनाया और उसके बाद बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई, और ये भी यही करना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं। मगर अब लोग समझदार हो गए हैं, उनको पता है हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो मुझे नहीं लगता लोग फिर से इस धोखे में इनके आ जाएंगे, जैसे इनको PDP ने दिया तो वैसे ये भी निकल रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनका तो पहले से ही है। और इतने बड़े क्रिकेट स्कैम में जब आप किसी बंदे को छोड़ रहे हो, यहाँ तो लालू प्रसाद यादव को नहीं बख्शा गया, यहाँ तो किसी को नहीं बख्शा गया, जितने भी बड़े लीडर स्कैम में थे उनको नहीं बख्शा गया। हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब को ये साफ इशारा ये है कि आशीर्वाद चल रहा है, आशीर्वाद चल रहा है, इनको दिया गया है कि आप हमारे खिलाफ बोलिए, इनको दिया गया, इनको कोई कुछ नहीं करेगा, ये हमारे खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है उससे हम वोट हासिल करेंगे, फिर कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे, और उसके बाद जब ये
कुछ सीटें लेंगे तो ये सबसे पहले लाइन में क्यू में खड़े होंगे कि आप हमारे साथ हुकूमत बनाइए। ये इनफैक्ट इन्हें 2014 में भी ऐसा ही किया था। ये आए थे मगर उस टाइम पता नहीं बीजेपी की क्या मजबूरी थी, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चली गई थी कि हमारे साथ हुकूमत। इसका इंकिशाफ तो रविंदर रैना ने भी किया, जो उमर अब्दुल्ला साहब के पार्टनर हैं, उन्होंने भी किया। उनको भेजा गया था क्योंकि उनके जो भाई साहब हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, वो पीएमओ ऑफिस में हैं, तो उनको यूज़ किया गया, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज किया गया था इसके लिए। मगर ये आम आवाम और आम लोगों को इस चीज़ की ज़रा कम खबर है।